दो बहनों की एक ससुराल में पहली दिवाली। तारा अपने कमरे में बैठकर हाथ वाली सिलाई मशीन पर अपनी साड़ी सी रही होती है। एक तो मेरे पास एक ही साड़ी है और वो भी बार बार फट जाती है। जल्दी से इसे सिल लेती हूँ, वरना माँ जी मुझे जब आवाज़ लगाएंगी तो मैं उनके पास पहुँच नहीं पाऊंगी, तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। तारा फौरन अपनी साड़ी सिल लेती है और उसे पहन लेती है, जिसके बाद वो रसोई में काम करने के लिए पहुंच जाती है। दूसरी तरफ उसकी सौतेली बहन उर्वशी मार्केट से शॉपिंग करके आती है। उसके हाथों में शॉपिंग के बहुत सारे बैग्स होते हैं। माय गॉड, मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मुझसे इतनी थकान बर्दाश्त नहीं हो रही है। माँ जी, आपने मुझे शॉपिंग के लिए भेज तो दिया, आपको पता है बाहर मार्केट में कितनी भीड़ हो रही थी। इतने लोगों के बीच में मैंने सारा सामान खरीदा है, काफी टाइम लग गया। वैसे मेरा सर भी दर्द हो रहा है, जरा मेरे लिए कॉफी बनवा दीजिए। उर्वशी के ऐसा कहते ही कश्मीरा अपनी बहू तारा से कहती है, यहाँ खड़ी खड़ी मुंह क्या दिखा रही है? देख नहीं रही तेरी छोटी बहन कितनी थक कर आ रही है? जा जल्दी से इसके लिए एक कप कॉफी बना कर ले आ। जी माँ जी, अभी बना कर लाती हूँ। तारा रसोई में जाती है और कॉफी बनाना शुरू कर देती है। कॉफी बनाते बनाते उसकी नजर दरवाजे के बाहर अपनी बहन के लाए हुए सामान पर पड़ती है। वो लालसा भरी नजरों से नई नई साड़ियाँ, नए नए गहने और घर की सजावट का सामान देखने लगती है। ये सारा सामान कितना प्यारा और सुंदर लग रहा है। कुछ ही दिन बाद दिवाली है, सब लोग बहुत खुश होंगे। ऐसा बोलते बोलते तारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी माँ को याद करने लगती है। दिवाली वाले दिन मेरी माँ मेरे लिए नए नए कपड़े और बम पटाखे और भी काफी चीज लेकर आया करती थी। वो जिंदगी भी क्या जिंदगी थी। तारा बेटी, चलो उठो, देखो आज दिवाली है और दिवाली वाले दिन पहनने के लिए तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए क्या लेकर आई है। देखो ना, कितनी प्यारी फ्रॉक है। अरे वाह माँ, ये तो बहुत ही सुंदर और प्यारी है माँ। इतनी प्यारी फ्रॉक लाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जल्दी से ये नए कपड़े पहन लो, तुम्हारे सारे दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं बाहर। और देखो, मैं तुम्हारे लिए कितने सुंदर और प्यारे बम पटाखे भी लेकर आई हूँ। इन्हें जलाना और अपने दोस्तों के साथ मिल बांट कर खेलना। तारा अपनी माँ को गले से लगाकर कहती है, माँ बहुत अच्छी हो, आप हमेशा मेरी खुशियों का ध्यान रखती हो। थैंक यू सो मच माँ। जब मेरी माँ थी तो मेरा कितना ख्याल रखती थी, लेकिन यहाँ मेरी सौतेली बहन एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचती। तारा की आंखों में आंसू भरे होते हैं, जिसके बाद कॉफी लेकर अपनी सौतेली बहन उर्वशी को देने के लिए वो जाती है। उर्वशी तारा की छोटी बहन होती है और वो तारा को अपने आगे कुछ भी नहीं समझती थी। इसी के चलते जब तारा उसे कॉफी देती है तो वो कॉफी को टेस्ट करते ही उसे फेंक देती है और कहती है, तुमसे तो मुझे यही उम्मीद थी। तुम गवार कहीं कि तुम्हें कुछ आता भी है या नहीं? क्या तुमसे कॉफी भी बनानी नहीं आती? उर्वशी बहन, जैसा तुमने कहा था वैसे ही मैंने कॉफी बनाई है। पहली बात तो मुझे बहन बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी कोई बहन नहीं हूँ। और जाओ, मेरे लिए दोबारा कॉफी बनाकर लेकर आओ और इस बार अच्छे से बनाना। उर्वशी अपनी बहन के साथ इसी तरह हमेशा बर्ताव करती है, जिसके चलते तारा उसकी बात मानकर दोबारा कॉफी बनाकर ले आती। तारा अपने ही ससुराल में एक नौकरानी की तरह रह रही होती है, क्योंकि ना तो वो पढ़ी लिखी थी और ना ही तारा की तरह चालाक। उसकी शादी घर के छोटे बेटे से की जाती है, जो कि शादी करते ही तारा को छोड़कर अमेरिका चला गया था। उसके जाने के बाद तारा को कोई कुछ नहीं समझता था। इसी के चलते तारा अपने साथ हो रही इस बर्ताव को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहती है और वो अपने कमरे में रात को अकेले रोते हुए अपनी माँ को याद करने लगती है। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? काश आप मुझे छोड़कर ना गई होती और पिताजी दूसरी शादी ना करते तो शायद मेरे साथ ऐसा बुरा बर्ताव कभी ना होता। मेरी सौतेली बहन मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। दिवाली पर तो पूरा परिवार एक साथ दिवाली सेलिब्रेट करता है, लेकिन मेरे ससुराल में तो मुझे घर के नौकरानी के अलावा कुछ नहीं समझा जाता। तारा आधी रात में रोते रोते अपनी माँ को याद करते हुए सो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो उसकी बहन जोर जोर से उसे आवाज लगाने लगती है। अरे ये कहाँ मर गई तारा की बच्ची? इस घर में कोई काम दिखाई नहीं दे रहा। अरे आज मेरी सहेली आने वाली है, दिवाली की किटी पार्टी का निकले। तारा, ओ तारा, अरे कहाँ है? उर्वशी की आवाज लगाते ही तारा उसके पास दौड़ी चली आती है। कैसे घोड़े बेचकर सो रही थी? जो तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दी? जल्दी से घर की साफ सफाई करो और खाने के लिए कुछ अच्छा बना देना, मेरी सहेली आ रही हैं। ठीक है बहन, मैं बना देती हूँ। तभी उर्वशी तारा के बाल पकड़ लेती है। मुझे दोबारा बहन मत बोलना। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ
कि मुझे बहन मत बोलना। अगर मेरी सहेलियों के सामने तुमने मुझे बहन बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ, अब चली जाओ यहाँ से। उर्वशी ऐसा कहने के बाद तारा के बाल छोड़ देती है। बेचारी तारा इतना टॉर्चर सहन करने के बाद भी अपनी बहन के साथ एक ही ससुराल में रहती है। दिवाली वाले दिन उर्वशी अपने नए कपड़े पहनती है तो वहीं तारा अपनी पुरानी साड़ी में ही रहती है। कुछ देर में उर्वशी की सभी सहेलियां घर पर आ जाती हैं। अरे आओ आओ, तुम्हारा ही तो इंतजार कर रही थी मैं। आज हम दिवाली की किटी पार्टी करते हैं, चलो। उर्वशी अपनी सहेलियों के साथ अपने कमरे में जाकर 3 पत्ती खेलने लगती है। उसकी सहेलियों और वो 3 पत्ती में पैसे भी लगाते हैं। कुछ ही देर में वहाँ कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स के साथ तारा आती है। अरे उर्वशी, तेरे घर की नौकरानी तो बहुत सुंदर है। नौकरानी का शब्द सुनते ही तारा को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है, मैं उर्वशी की नौकरानी नहीं बल्कि बहन हूँ। हम दोनों सौतेली बहनें हैं। तारा की ऐसी हालत देखने के बाद उर्वशी की सभी सहेलियां उसके ऊपर हंसने लगती हैं, जिसके बाद उर्वशी गुस्से से उठती है और तारा के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है। कहा था ना अपना मुंह बंद रखना, चली जाओ यहाँ से और दोबारा इस कमरे में मत आना। इतनी जोर से तमाचा खाने के बाद बेचारी तारा के मुंह पर चांटा छप जाता है। ये सब दरवाजे के बाहर कश्मीरा और उसका बेटा यश देख लेता है। यश अपनी पत्नी के ऊपर इतने अत्याचार देखते ही हैरान रह जाता है। रुको तारा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ अंदर चलो। यश तारा का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले आता है, जिसके बाद वो उसकी छोटी बहन उर्वशी से कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें त्याग दिया था और उसके बाद तुम्हारी बहन तारा की वजह से तुम्हें तुम्हारे पिता ने अपनाया था। आज जो तुम इस घर के अंदर हो सिर्फ और सिर्फ तारा की बदौलत हो, वरना तुम्हारा खुद का कोई वजूद नहीं। और आज जो तुमने मेरी तारा के ऊपर हाथ उठा दिया है, आइंदा अगर ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो अभी के अभी अपनी बड़ी बहन से माफी मांगो। उर्वशी को अपने बीते हुए कल के बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था। जैसे ही वो सच्चाई सुनती है उसे बहुत बुरा लगता है और वो अपनी गलतियों के चलते अपनी बहन से माफी मांगकर अपनी गलतियों का पछतावा करती है। मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने कभी भी मेरी बातों का बुरा नहीं माना और हमेशा मेरे अत्याचारों को सहन किया। इन सब के लिए मुझे माफ कर दीजिए। अरे तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने अपनी गलती का एहसास किया, मेरे लिए इतना ही काफी है। तारा के इतना बोलते ही उर्वशी तारा को गले से लगाती है और कहती है, दिवाली के दिन मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं और आपके साथ बहुत बुरा किया, लेकिन आज की दिवाली हमारी ऐसी जाएगी कि आपको हमेशा यादगार रहेगी। उर्वशी दिवाली वाले दिन ही अपनी बहन के लिए ढेर सारे नए नए कपड़े लेकर आती है और उसे उसकी मनपसंद की सारी चीज दिलवाती है, जिसके चलते तारा को बहुत खुशी मिलती है। उर्वशी तारा के साथ मिलकर लक्ष्मी पूजन भी बहुत अच्छे से करती है और दोनों बहनें मिलकर दिवाली के त्योहार को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और उस दिन के बाद से वो दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। घर आते वक्त माँ के लिए अनार का जूस लेते आना। हाँ ठीक है, और कुछ? पता नहीं मेरी बूढ़ी माँ कब सही होगी। मेरा तो इनके लिए दवाइयाँ करते करते अब दिमाग परेशान हो गया है। भैया आप ऐसे क्यों बोल रही हो? माँ ने भी कभी हमें ऐसे ही परेशान होकर पाला था। बचपन में वो हमारे साथ थी तो बुढ़ापे में हमें उनके साथ खड़े रहना है। मुझे मत समझा। और हाँ, अब अगर कुछ काम नहीं है तो मैं फोन काट रहा हूँ। मेरी आज एक बहुत जरूरी बिजनेस मीटिंग है, तो इसीलिए मुझे कॉल मत करना। ठीक है, नहीं करूंगी। किरण ने ऐसे बोलकर फोन काट दिया। किरण की माँ दुर्गा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब चल रही थी, जिसकी वजह से किरण का मन बहुत उदास था। वो अपने भाई से फोन पर बात करके अपनी माँ के पास ही चली गई, जहाँ उसकी भाभी दुर्गा को दवा खिला रही थी। अरे भाभी, ये पीने वाली दवा सुबह खाली पेट देनी है, आप रहने दीजिए, मैं ही माँ को दवाइयाँ दे दूंगी। कोई भी दवा दे दो, इन पर कौन सा असर कर देगी? ना खुद जी रही हैं, ना हमें चैन से जीने दे रही हैं। भाभी, जबान को लगाम दीजिए। मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ। सच्चाई न जाने सभी को कड़वी क्यों लगती है। अरे अगर इन्हें सही होना है तो सही हो जाए, और अगर नहीं तो फिर ये मरती क्यों नहीं? बस जिंदा लाश सी हमारे गले पड़ गई। भाभी माँ रुकिए। अचानक से ही दुर्गा को फंदा लग गया और वो जोर जोर से खांसने लगी। किरण जल्दी से दुर्गा के पास गई और उसने उसकी खांसी को शांत करने के लिए दुर्गा को पानी पिलाया। माँ लीजिए। किरण बेटा। हाँ माँ, मेरी बच्ची, मुझे लगता है कि आज का दिन मेरा आखिरी दिन है। अब अपना
ख्याल रखना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। नहीं माँ, नहीं, आपको कुछ नहीं होगा माँ। माँ, माँ, माँ। अपनी बेटी से आखिरी शब्द बोलकर दुर्गा ने अपना दम तोड़ दिया। मां की जाने का सबसे ज्यादा दुख सिर्फ किरण को ही था। अनिकेत और साक्षी को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। किरण और अनिकेत ने सभी विधियों से दुर्गा का अंतिम संस्कार किया और उसकी आत्मा की शांति के लिए घर में हवन भी करवाया। दुर्गा की मौत के लगभग 1 हफ्ते बाद ही साक्षी ने किरण को जला कटासा व्यवहार करना शुरू कर दिया। ए किरण, चल जल्दी से मेरे लिए 1 कप कड़क सी चाय लेकर आ। भाभी, अभी अभी मैं घर के सभी काम करके निपट रही हूँ। आपको चाय पीनी है तो आप खुद बना लीजिए ना। मैंने तुझसे 10 बातें नहीं, चाय बनाने को बोला है। जाकर चाय लेकर आ। तेरी माँ तो रही नहीं और तेरा बोझ हमारे सर छोड़ गई, तो उस बोझ से मुझे भी तो कोई फायदा मिलना चाहिए। भाभी, क्या मैं आपको कोई बोझ लगती हूँ? लगती नहीं है तो बोझ है। तेरी शादी वगैरह सब कुछ अब हमारे सर है। ये कोई बोझ नहीं भाभी, ये आपका फर्ज है। बड़ी जबान चल रही है तेरी। जैसी इसी चलाती है ना, वैसे ही शरीर को चलाया कर। चल जल्दी से उठ और मेरे लिए चाय बना कर ला, वरना। साक्षी की बातें सुनकर किरण को बहुत दुख हुआ और घर में कोई और बवाल न बने, बस इसी वजह से किरण साक्षी के लिए चाय बनाने चली गई। साक्षी इसी तरह से रोजाना किरण के ऊपर अत्याचार किया करती थी। बिन मां के घर में एक बेटी अपनी भाभी के अत्याचारों में पिस रही थी। साक्षी किरण से इतना ज्यादा काम करवाकर भी उसे कभी वक्त पर खाना नहीं देती थी। भाभी, आज क्या बना है? बहुत तेज भूख लगी है। आज तो मैंने शुद्ध शाकाहारी बिरयानी बनाई है। अरे वाह। तू अपना हिसाब मत लगा, वो बिरयानी तो मैंने खास अपने और अनिकेत जी के लिए बनाई है। तो चटनी से रोटी खा लेना। चटनी से रोटी? हाँ, चटनी से। शुक्र मना मैं तुझे कम से कम 2 वक्त की रोटी तो दे देती हूँ, वरना मेरे पति सारा दिन मेहनत करके मेरे लिए कमाते हैं। भाभी, आपके अनिकेत जी मेरे ही भाई हैं, तो इसीलिए। अच्छा, मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। रुक, आज तेरे भैया को आने दे, वही तुझे बताएंगे। साक्षी ने बेवजह ही किरण की बात का बुरा मान लिया और अनिकेत के घर लौटने पर उसको बहुत बतंगड़ बनाया। देखिए जी, आपकी बहन ने मुझे बहुत टेंशन दे रखी है। ये ना तो खुद चैन से जीती है और ना ही मुझे जीने देती है। अब या तो इस घर में मैं रहूंगी या फिर ये। अब आप ही बताइए। जान, मैं तुम्हें कैसे निकाल सकता हूँ? तुझे हमने इस घर में रखा हुआ है। तेरी भाभी तुझे खाने पीने को देती है, तो और तुझे हमसे क्या चाहिए? भैया, लेकिन अगर इतना सब भी तुझे कम लगता है तो इससे ज्यादा कुछ करना हमारे बस में नहीं है। इसीलिए तू जा, निकल जा मेरे घर से। भैया, समझ नहीं आया? अनिकेत ने किरण को घर से बाहर कर दिया। साक्षी मन ही मन इन सब से बहुत ज्यादा खुश थी। बेचारी किरण खाली सड़कों पर भूखी प्यासी मारी मारी सी फिरने लगी। मैं क्या करूं? बिन माँ मायका भी अपना नहीं है, लेकिन मैं इसे हार नहीं मानूंगी। मेरे सर पर मेरी माँ का आशीर्वाद सदा सलामत है। अब मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगी और मेहनत करूंगी। किरण ने घर से निकल जाने पर भी हार नहीं मानी और वो एक नई उम्मीद के साथ अपने लिए किसी काम की तलाश करने लगी। कुछ ही देर में उसकी तलाश खत्म हुई और उसे एक रेस्टोरेंट में टेबल्स वगैरह साफ करने की नौकरी मिल गई। भगवान जी का शुक्र है, मुझे काम तो मिला। अब यही काम मेरी किस्मत को चमकाने का जरिया बनेगा। किरण उस रेस्टोरेंट में काम करने लगी और अपने रहने के लिए उसने उसी काम के सहारे एक कमरा किराए पर ले लिया। वो अपना काम बड़े ही अच्छे से कर रही थी। सभी कुछ सही से जारी था कि एक दिन किरण के मालिक की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। इस बीच किरण ने ही उसकी सेवा की और कुछ दिनों बाद जब उसका मालिक स्वस्थ हो गया। तुम्हारा शुक्रिया किरण, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम अच्छी काम करने वाली के साथ साथ एक बहुत ही अच्छी लड़की हो। आपका शुक्रिया। मुझे तुम बहुत पसंद हो और तुमने मेरी इतनी मदद भी की, इसीलिए मैंने एक फैसला लिया है। क्या तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? जी? ऐसे आंखें मत फाड़ो। मुझे मेरे बेटे के लिए तुम्हारी तरह की सीधी सादी सी लड़की चाहिए थी, तो क्या तुम? अपने मालिक की बात सुनकर किरण की आंखें भर आई और उसने उसके बेटे से शादी करने के लिए हाँ कर दी। बस फिर किरण की शादी उसके मालिक के बेटे से हो गई और किरण एक अमीर घराने की बहू बन गई। तो वहीं दूसरी तरफ अपनी बहन के साथ बुरा करने के बाद अनिकेत का काम बिल्कुल ठप हो गया था, जिसकी वजह से साक्षी अपने मायके चली गई। सुनिए जी, अब जब तक आपका काम नहीं चलता है तब तक मैं अपने मायके जा रही हूँ। मायके में किसके पास जाओगी? तुम्हारी माँ तो कब की गुजर गई है। मेरे भैया भाभी अभी जिंदा हैं, मैं उनके साथ रह लूंगी।
साक्षी अपने मायके चली गई। मायके जाने के बाद साक्षी के साथ भी वैसा ही व्यवहार हुआ जैसा कि वो अपनी ननंद किरण के साथ किया करती थी। साक्षी की भाभी अनीता उससे बहुत काम करवाती और बिल्कुल उसे कोई अहमियत नहीं देती थी। पति को घाटा हो गया है तो यहाँ चली आई। चल इधर आकर बर्तन साफ कर, समझी? भाभी जी, मैं यहाँ अपनी मुश्किल वक्त में आपको अपनी माँ समान मानकर आई हूँ और आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो। ओहो, तो तुझ घोड़ी की मैं माँ हूँ? वाह, अपनी ननंद के साथ तूने क्या किया था वो भूल गई तू? मैं कोई तेरी मावा नहीं हूँ। अगर यहाँ रहना चाहती है तो चुपचाप काम कर, समझी? अनीता की बात सुनकर साक्षी को खुद का किरण के साथ कटु व्यवहार याद आने लगा और अब उसे अपनी गलती भी महसूस हो रही थी। मैंने किरण को जो दिया वही अब मुझे मिल रहा है। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे तूने अभी तक बर्तनों को साफ नहीं किया? जल्दी जल्दी हाथ चला वरना लात मार कर फुटपाथ पर फेंक दूंगी। साक्षी अपनी गलती पर बहुत ज्यादा पछता रही थी, लेकिन अब इस सब से कोई फायदा नहीं था। दोनों भाई भाभी की किरण की जिंदगी में कोई भी जगह नहीं थी। किरण अपनी जिंदगी में खुश थी। तभी तो कहते हैं कि कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कब किसका वक्त बदल जाए।